सोच के देख भाई, आजकल हर लड़का जिम जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बाल सेट करता है, लेकिन फिर भी लड़की के सामने उसकी वैल्यू गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि असली खेल बाइसेप्स या ब्रांडेड जूते का नहीं है, बल्कि तेरे माइक्रो बिहेवियर का है। वो छोटे छोटे हाव भाव जो तू खुद नोटिस भी नहीं करता, लेकिन सामने वाली लड़की सब समझ जाती है। यही वजह है कि कई बार सही इंसान होते हुए भी लड़के बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हैं। अगर तू चाहता है कि लड़की तुझे इग्नोर ना करे, बल्कि तुझमें वो दम देखे जो एक लीडर में होता है, तो तुझे समझना होगा कौन से छोटे छोटे बीटा बिहेवियर तेरी पूरी इमेज गिरा देते हैं। इस वीडियो में मैं तुझे वही बताने वाला हूं। हर पॉइंट तेरी आंखें खोल देगा और तुझे दिखाएगा कि छोटी सी हरकत भी कैसे अट्रैक्शन तोड़ देती है। भाई, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये रियल लाइफ सिग्नल्स है जो लड़कियों की नजरों में तेरा वजन तय करते हैं। और आज अगर तूने इन्हें पकड़ लिया तो कल तुझे किसी से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल शुरू करते हैं। नंबर 1, इनविजिबल मैन इफेक्ट सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी में गहराई से स्टडी किया गया फिनोमेनन है। जब किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम आकी जाने लगती है। सोशल कॉग्निशन रिसर्च बताती है कि जो लोग ग्रुप में खुद को सामने लाने में नाकाम रहते हैं, जैसे बहुत देर से बोलते हैं या बिल्कुल चुप रहते हैं, उन्हें अक्सर कम स्मार्ट और कम लाइकेबल माना जाता है, भले ही उनके पास असली में दमदार बातें हों। इसको सोशल इनविजिबिलिटी कहा जाता है और यह पैटर्न स्कूल, वर्क प्लेस और यहां तक कि मेडिकल सेटिंग्स में भी देखा गया है। जिन्हें नोटिस नहीं किया जाता उन्हें लोग सबकॉन्शियसली निचले लेवल पर समझने लगते हैं। जब हम ग्रुप में खुद को विजिबल नहीं बनाते तो लोग हमें याद करना छोड़ देते हैं। अट्रैक्शन का जो सटल सेंस होता है वो तुरंत फेड हो जाता है। सोचिए, कोई फ्रेम में मौजूद है लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस ही नहीं हुई। ऐसे में रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस दोनों गायब हो जाते हैं। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में अगर तुम कोने में चुपचाप फोन में लगे रहे तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तुम वहां थे। लेकिन उसी माहौल में अगर तुमने हल्का फुल्का एक सही टाइमिंग वाला जोक मार दिया या कोई दिलचस्प ऑब्जर्वेशन डाल दी तो वही पल तुम्हें बाकी सबकी याद में फिक्स कर देगा। ये छोटा सा बिहेवियरल शिफ्ट ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और लड़कियां भी ऐसे सटल सिग्नल्स को तुरंत पकड़ लेती है। अगली बार जब भी ग्रुप में रहो, अपनी मौजूदगी साबित करो। यह कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, बस एक सवाल पूछ लो, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन शेयर कर दो या छोटी सी बातचीत में हिस्सा ले लो। यह वाइब देगा कि मैं यहां हूं और मेरी भी अहमियत है। वहीं से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, ओवर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। जरूरत से ज्यादा सफाई देना यह दिखाता है कि इंसान अपने आप से पूरी तरह सहज नहीं है। यह कोई ताकत नहीं, बल्कि इनसिक्योरिटी का संकेत बन जाता है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार ओवर एक्सप्लेनिंग अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब किसी को डर होता है कि उसकी बात सही से समझी नहीं जाएगी तो वो बेवजह लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने लगता है। असल में ये उसके कॉन्फिडेंस की कमी को ही सामने लाता है। ये आदत अक्सर बचपन के इमोशनल निग्लेक्ट या ट्रॉमा की वजह से बन सकती है और एडल्टहुड तक चलती रहती है। यानी इंसान सबकॉन्शियसली अपनी हर बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला उसे स्वीकार करे। लेकिन लड़कियां इस ओवर डिटेल को वीकनेस और इनसिक्योरिटी के तौर पर देखती है, न कि ताकत के रूप में। उदाहरण से समझो, अगर तुम डेट पर देर से पहुंचे और बस इतना कहा, सॉरी ट्रैफिक था, तो ये काम, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगेगा। लेकिन अगर तुमने कहना शुरू किया, पहले बस मिस हो गई, फिर ऑटो नहीं मिला, फिर बारिश हो गई, फिर कैब कैंसिल हो गई, तो ये नर्वसनेस और अप्रूवल सीकिंग जैसा लगेगा। ऐसे में अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है। अगली बार जब भी कुछ एक्सप्लेन करना हो, कोशिश करो कि उसे 1 या 2 लाइन में क्लियर कर दो। शॉर्ट और प्रिसाइज जवाब में मैच्योरिटी और कंट्रोल झलकता है। साथ ही साइलेंस से डरने की जगह उसे एक्सेप्ट करना सीखो।
क्योंकि वहीं से असली स्ट्रेंथ नजर आती है। नंबर 3, आस्किंग फॉर परमिशन फॉर टाइनी थिंग्स। जब कोई इंसान हर छोटी सी चीज के लिए पूछने लगता है, क्या मैं फ्रेंच फ्राइज मंगवा सकता हूं, क्या मैं अभी मैसेज करूं, तो ये दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं, बल्कि अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर कहलाता है। साइकोलॉजी में इसे वैलिडेशन सीकिंग कहा जाता है, जहां इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की मंजूरी पर टिका मानने लगता है। ये आदत न सिर्फ सबकॉन्शियस लेवल पर इनसिक्योरिटी को उजागर करती है, बल्कि अट्रैक्शन के लिहाज से भी ये एक बड़ा माइनस सिग्नल है, क्योंकि कोई भी इंसान उस शख्स की ओर नेचुरली खिंचाव महसूस नहीं करता जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रिसर्च भी ये बताती है कि छोटे छोटे डिसीजंस में ऑटोनॉमी छोड़ देना, यानी अपनी पावर दूसरों के हाथों में देना, सीधा सीधा वैल्यू को घटा देता है। वहीं सोशल साइकोलॉजी के अनुसार भरोसा और रिस्पेक्ट हमेशा छोटे छोटे कॉन्फिडेंट मूव्स पर टिका होता है, न कि लगातार अप्रूवल मांगने पर। जिंदगी का एक एग्जाम्पल सोचो। ग्रुप स्टडी चल रही है और तुम पूछते हो, क्या मैं पानी लेने जाऊं? वही दूसरा इंसान बिना कुछ पूछे उठकर चला जाता है। साफ दिखता है कि पहला इंसान लो एनर्जी और अनश्योर लगता है, जबकि दूसरा काम और कॉन्फिडेंट वाइब देता है। आज से छोटे छोटे डिसीजंस जैसे कहाँ बैठना है, क्या खाना ऑर्डर करना है, कब मैसेज भेजना है, सब बिना पूछे खुद तय करना शुरू करो। ये काम और सेलफोन वाइब ही असली आत्मविश्वास की निशानी है, और यही वाइब दूसरों से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों खींच कर लाती है। नंबर 4, नर्वस लाफ्टर एट सीरियस मोमेंट्स। जब कोई इंसान मुश्किल या गंभीर स्थिति में अचानक हंस पड़ता है, तो ये मजाक नहीं, बल्कि उसके अंदर की एंजाइटी और तनाव का संकेत होता है। साइकोलॉजी टुडे इसे नर्वस लाफ्टर कहता है, एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म जो इंसान को असहज पल में थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले पर इसका उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये इंसान असली तनाव में मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता। स्टैनले मिलग्राम के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि जब पार्टिसिपेंट्स को ब्रेन शॉक देने की गंभीर स्थिति में रखा गया, तो कई लोग तनाव में आकर हंस पड़े। ये दिखाता है कि नर्वस लाफ्टर कभी कभी इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी सिग्नल करता है कि इंसान अपने अंदर के हालात से काबू खो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचो, कॉलेज में टीचर ने गंभीर सवाल पूछा और तुम नर्वस होकर हंस पड़े। यहां ये हंसी तुम्हें हल्का करने के बजाय तुम्हारी कमजोरी को उजागर कर देती है। वही अगर कोई मजबूत इंसान उसी पल में शांत रहता है, तो उसकी प्रेजेंस भारी और असरदार लगती है। यही अंतर रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। अगली बार जब कोई सीरियस बात सामने आए, तो गहरी सांस लो, खुद को ग्राउंड करो और बिना हड़बड़ी के साइलेंस को अपनाओ। यही साइलेंस असली स्ट्रेंथ का संकेत है। ऐसे पलों में काम और कंपोज्ड रहना ही तुम्हें सच में भरोसेमंद और मजबूत साबित करता है। नंबर 5, ओवर अपोलोजाइजिंग। जरूरत से ज्यादा माफी मांगना सुनने में विनम्रता लगता है, लेकिन असल में ये आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। माइंडफुल स्पार्क 2024 की एक रिसर्च साफ बताती है कि बार बार और बेवजह सॉरी कहना क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों को कमजोर कर देता है, क्योंकि ये दूसरों को ये संदेश देता है कि इंसान खुद को कमजोर या अक्षम मान रहा है। इसी तरह थेरेपी इन अ नटशेल और sessioninprogress.com जैसे स्रोत भी बताते हैं कि ओवर अपोलोजाइजिंग एक हैबिचुअल बिहेवियर है जो लोगों को सबकॉन्शियसली अप्रूवल सीकिंग लगने लगता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2023 भी चेतावनी देता है कि यह आदत किसी भी इंसान को कम कॉन्फिडेंट दिखा सकती है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कितनी भी मजबूत क्यों न हो। जब कोई हर छोटी सी बात पर माफी मांगता है, इवन जब गलती उसकी नहीं होती, तो ये सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि वह अपनी वर्थ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे नेचुरली ओन कर रहा है। यही इनसिक्योरिटी अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट की नींव को धीरे धीरे हिला देती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। कॉफी शॉप में अगर सर्वर देर से ऑर्डर लाता है और गलती उसकी है, फिर भी तुम खुद सॉरी बोल देते हो,
ये सुनने में पोलाइट लगेगा, लेकिन असल में ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी को उजागर करता है। लड़की सबकॉन्शियसली यही सोच लेगी, इतनी छोटी बात पर खेद जता रहा है तो बड़ी मुश्किल में क्या करेगा। आज से सॉरी सिर्फ वही बोलना जहां सच में तुम्हारी गलती हो। बाकी मौकों पर अननेसेसरी अपॉलॉजी हटाकर थैंक्स फॉर वेटिंग या अप्रिशिएट योर पेशेंस जैसे फ्रेजेस इस्तेमाल करो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हें काम, कॉन्फिडेंट और ज्यादा रिस्पेक्टेबल दिखाएगा। नंबर 6, लेटिंग अदर्स कट इन लाइन। जब कोई इंसान लाइन में खड़ा होकर किसी को बिना आवाज उठाए आगे निकलने देता है तो ये बाहर से शालीन लग सकता है, लेकिन असल में ये सबमिशन का सिग्नल माना जाता है। सोशल नॉर्म्स के अनुसार लाइन में खड़ा होना सिर्फ एटिकेट नहीं है, बल्कि माइक्रो लेवल सोशल ऑर्डर का हिस्सा है। क्यूइंग साइकोलॉजी बताती है कि लाइन एक मिनी सोशल सिस्टम की तरह काम करती है, जहां लोग फेयरनेस और रेसिप्रोसिटी को बचाए रखने के लिए वेटिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। जब कोई बीच में कट करता है तो वो सबकॉन्शियसली नॉन कोऑपरेटर समझा जाता है और पूरी व्यवस्था के सेंस ऑफ इक्वालिटी को तोड़ देता है। बिहेवियरल स्टडीज ये भी दिखाती है कि जब हम अपनी जगह किसी को चुपचाप लेने देते हैं तो ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और परसीव्ड सोशल स्टेटस दोनों को घटा देता है। सोशल रैंक थ्योरी कहती है कि इंसान जो अपनी छोटी सी जगह पर भी खड़ा नहीं रह पाता, उसे सबकॉन्शियस हायरार्की में लो स्टेटस पर रखा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, कॉलेज की टिकट लाइन में अगर कोई बिना वजह आगे कट जाए और तुम खामोश रहो तो ये कमजोरी का संकेत बन जाता है, लेकिन अगर तुम शांत और बिना एग्रेशन के कह दो भाई लाइन है, तो ये न सिर्फ तुम्हारा हक जताता है बल्कि सटली ये भी दिखाता है कि तुम बाउंड्री समझते हो और कामली असर्ट कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट का संकेत है। एक्शन स्टेप यह है कि अगली बार जब कोई बिना वजह आगे बढ़ने की कोशिश करे तो गुस्से या ड्रामे के बिना शांत और ठोस आवाज में कहो भाई लाइन है। ये सा वाक्य ही एक मजबूत सोशल बाउंड्री खड़ी कर देता है और तुम्हें तुरंत सोशल रिस्पेक्ट वापस दिलाता है। नंबर 7, कंप्लेनिंग अबाउट टाइनी डिस्कम्फर्ट्स। बार बार छोटी छोटी तकलीफों की शिकायत करना देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन असल में ये इस बात का संकेत होता है कि इंसान की डिस्ट्रेस टॉलरेंस कम है। साइकोलॉजी में डिस्ट्रेस टॉलरेंस को एक एस्टैब्लिश्ड कंस्ट्रक्ट माना गया है जो बताता है कि मानसिक और शारीरिक असुविधाओं को झेल पाने की क्षमता ही रेजिलियंस और सेल्फ कंट्रोल की असली पहचान है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम बार बार छोटी परेशानियों की शिकायत करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे मस्तिष्क नेगेटिव न्यूरल पाथवेज को मजबूत करना शुरू कर देता है, जिससे इंसान मानसिक रूप से सॉफ्ट और कमजोर होता जाता है। ठीक उसी समय जब उसे सच में मजबूत खड़े होने की जरूरत होती है। सोचो, कॉलेज ट्रिप के दौरान अचानक बारिश हो जाए या थोड़ा चलने से थकान हो जाए। अगर तुम बार बार शिकायत करने लगो तो लोग इसे एम्पैथी या ऑनेस्टी नहीं समझेंगे, वे सबकॉन्शियसली यही पढ़ेंगे, ये इंसान टफ मोमेंट्स में टिक नहीं सकता। यही इंप्रेशन रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों को कमजोर कर देता है। इसलिए अगली बार जब कोई छोटी सी इनकन्वीनियंस सामने आए, चाहे एसी की ज्यादा ठंडक हो या लंबी लाइन में इंतजार करना पड़े, तो उसे मजाक में उड़ा दो या कॉन्फिडेंट तरीके से इग्नोर करो। काम और ग्राउंडेड रहना ही माइक्रो लेवल सेल्फ कंट्रोल का असली संकेत है। यही सटल स्ट्रेंथ तुम्हें दूसरों की नजरों में मजबूत और भरोसेमंद बनाती है और अट्रैक्शन यहीं से पनपती है। नंबर 8, टॉकिंग बैडली अबाउट एब्सेंट फ्रेंड्स। जो लोग दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराई करते हैं, वे केवल पेटी या छोटे नहीं लगते, बल्कि ये आदत उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दिनेस को भी तोड़ देती है। रिसर्च ये दिखाती है कि अगर कोई इंसान एब्सेंट व्यक्ति के बारे में नकारात्मक गॉसिप करता है तो सुनने वाले उसे कम भरोसेमंद मानते हैं, इवन जब तुलना नॉन गॉसिपर से ही की जाए। असल में गॉसिप का दोहरा स्वभाव होता है। कुछ हद तक सच्चाई और जीवन से जुड़े गॉसिप रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अनफाउंडेड या नकारात्मक गॉसिप हमेशा ट्रस्ट को कम करता है और रिश्तों में दूरी पैदा करता है। डेविड टियान
पीएचडी के अनुसार ये आदत एक सटल लेकिन साइलेंट जहर की तरह काम करती है, जो रिस्पेक्ट और रिश्तों की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम्हारा दोस्त कॉलेज में लेट आया और तुम्हें उसके बारे में गॉसिप करने का मन हुआ और तुम कैजुअली कह देते हो, उसका एटीट्यूड तो वैसे भी ठीक नहीं है। ये छोटी सी लाइन सिर्फ बातें फैलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामने वाले के दिमाग में ये सवाल उठाती है, अगर ये इंसान अपने दोस्त की भी पीठ पीछे बुराई करता है तो मुश्किल समय में भरोसा कैसे किया जा सकता है। अगली बार जब किसी एब्सेंट दोस्त की शिकायत करने का मन हो तो पहले 3 डीप ब्रेथ्स लो और पॉज करो। फिर गॉसिप की जगह न्यूट्रल या पॉजिटिव बात करो, जैसे वो अपनी जगह सही करता है या मैं उसके नजरिए में ये चीज अप्रिशिएट करता हूं। ये छोटा सा बदलाव न सिर्फ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को इंटैक्ट रखेगा, बल्कि तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल दिखाएगा। नंबर 9, ओवर सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स। छोटी उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा शोर मचाना देखने में खुशी लगता है, लेकिन असल में ये तुझे न्यूरोलॉजिकल और सबकॉन्शियस दोनों स्तर पर कमजोर दिखा सकता है। साइकोलॉजी टुडे बताता है कि जब इंसान अपनी छोटी सफलताओं को पहचानता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय होता है, डोपामाइन रिलीज होती है, आत्म प्रेरणा बढ़ती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस ठहरता है। इसी तरह हार्वर्ड समर स्कूल की रिसर्च कहती है कि छोटी जीतें मूड और कॉन्फिडेंस को सस्टेन करती है और बड़े गोल्स की तरफ जरूरी मोमेंटम देती है। यानी बैलेंस तरीके से छोटी उपलब्धियों को एक्नॉलेज करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन यही सेलिब्रेशन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये उल्टा असर डाल सकती है। बार बार छोटी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कमजोर करता है। साइकोलॉजी में इसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है। जब रिवॉर्ड और एक्सटर्नल वैलिडेशन पर ज्यादा फोकस हो जाए तो असली इंटरनल ड्राइव धीरे धीरे कम होने लगता है। सोचो, अगर तुमने अपना कैमरा खुद ठीक किया और फिर सोशल मीडिया पर घंटों उसे हाईलाइट करने लगे तो लोग कॉन्शियसली तो कुछ न कहें, लेकिन सबकॉन्शियसली यही सोचेंगे। ये इंसान अपनी छोटी जीत को भी चुपचाप एंजॉय नहीं कर सकता, शायद इसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए एक्शन स्टेप यह है कि जब भी कोई छोटी जीत मिले तो उसे अंदर ही एक्नॉलेज करो। दिल में एक छोटा सा नाइस वन, गॉट इट डन या शानदार काम भाई कहना काफी है। एक्सटर्नल प्रेस या जरूरत से ज्यादा डिस्कशन की बजाय इंटरनल सेविंग का अभ्यास करो। पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक ये तरीका इमोशनल वेलबीइंग और सेल्फ एस्टीम दोनों को गहराई से मजबूत करता है और रिस्पेक्ट व अट्रैक्शन वहीं से अपने आप खींचते हैं। नंबर 10, यूजिंग फिलर वर्ड्स टू कवर साइलेंस। जब कोई इंसान हर पॉज को आम, लाइक, यू नो जैसे फिलर वर्ड से भर देता है तो ये केवल वर्बल नॉइज नहीं होता, बल्कि ये सबकॉन्शियस सिग्नल देता है कि वो साइलेंस से डर रहा है। ऐसे शब्द ये दिखाते हैं कि इंसान पॉज को कंफर्टेबल ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा और ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाइब की बजाय इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी को उजागर करता है। रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव फिलर यूज न केवल स्पीकर की क्रेडिबिलिटी घटाता है, बल्कि ऑडियंस की समझ को भी प्रभावित करता है। लोग मैसेज से ज्यादा उसकी हेजिटेशन पर ध्यान देने लगते हैं। स्टडीज में यह भी सामने आया है कि जब वैज्ञानिक या शैक्षणिक प्रस्तुतकर्ता फिलर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उनकी क्लैरिटी और अथॉरिटी दोनों गिर जाती है। वही जो लोग साइलेंस का सम्मान करते हुए काम पॉजेज लेते हैं, वे ज्यादा समझदार और प्रभावशाली लगते हैं। थोड़ी मात्रा में फिलर वर्ड्स ये सिग्नल दे सकते हैं कि इंसान पॉज लेकर सोच रहा है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाती है तो पॉज की असली पावर खत्म हो जाती है। लिंग्विस्टिक्स ये मानता है कि साइलेंस के पॉज से कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और मैसेज की गहराई बढ़ती है, जबकि फिलर्स उस वेट को छीन लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल हो, अगर तुम कॉलेज में कोई पॉइंट समझा रहे हो और हर पॉज पर लाइक कह रहे हो तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा और कम कॉन्फिडेंट लगेगा। वही अगर तुम काम होकर पॉज करते तो साइलेंस ही तुम्हारी बात को वजन देता और तुम्हें ज्यादा भरोसेमंद बनाता। एक्शन स्टेप यह है कि अगली बार जब पॉज आए तो फिलर से भरने की बजाय डीप ब्रेथ लो और खामोशी में खड़े रहो।
यही खामोशी असली क्रेडिबिलिटी और कंट्रोल का सिग्नल देती है। साइलेंस में ही कम्युनिकेशन की असली ताकत होती है। नंबर 11, ओवरब्लिंकिंग। जब कोई इंसान असामान्य रूप से बहुत तेज तेज पलके झपकाने लगता है तो ये केवल आंखों की स्ट्रेन नहीं होती, बल्कि ये एक इनविजिबल रेड फ्लैग है जो उसकी नर्वसनेस, दबाव और कंट्रोल खोने की स्थिति को उजागर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी में मास्टरमाइंड गेम शो के कॉन्टेस्टेंट्स को ऑब्जर्व किया गया। पाया गया कि जैसे ही वे तनावपूर्ण स्थितियों में आए, उनकी ब्लिंक फ्रीक्वेंसी सामान्य से लगभग दोगुनी हो गई, औसतन 20 से बढ़कर 40 ब्लिंक्स प्रति मिनट तक। यह साफ इशारा था कि उनकी कामनेस टूट चुकी थी और वे तनाव में थे। एक अन्य टेक्निकल रिसर्च में तो आई ब्लिंक पैटर्न्स के जरिए स्ट्रेस स्टेट्स को 81% एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई करने तक में सफलता मिली। यह साबित करता है कि ब्लिंकिंग बिहेवियर केवल फिजिकल रिफ्लेक्स नहीं, बल्कि इमोशनल प्रोसेसिंग और इनर स्टेट का कैलिब्रेटेड सिग्नल भी होता है। रियल लाइफ में सोचो, अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और लगातार तेज तेज ब्लिंक कर रहे हो, तो वो सबकॉन्शियसली ये वाइब लेगी कि ये इंसान शांत नहीं है, बल्कि अंदर से हिल रहा है। अट्रैक्शन वहीं से गिर जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड प्रेजेंस की कमी सबसे पहले आंखों से ही झलक जाती है। एक्शन स्टेप यह है कि अगली बार जब माहौल गंभीर हो या तुम्हें फोकस चाहिए, तो ब्लिंक को कॉन्शियसली स्लो करो। गहरी सांस लो, आंखों को थोड़ी देर ठहरने दो और कंट्रोल्ड तरीके से ब्लिंक करो। यह सटल एक्ट सामने वाले को यह पावरफुल मैसेज देता है कि तुम काम हो, दबाव में भी रूटेड हो और तुम्हारी प्रेजेंस भरोसेमंद है। नंबर 12, स्टैंडिंग टू क्लोज विदाउट अवेयरनेस। जब कोई इंसान लड़की के बहुत करीब खड़ा होकर उसकी पर्सनल स्पेस में दखल करता है, तो ये न कोई चार्म होता है और न ही आकर्षण का संकेत, बल्कि सामने वाले को सीधे इन्वेजन जैसा महसूस होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल की प्रॉक्सिमिक्स थ्योरी बताती है कि इंसान अपने रिश्तों और बातचीत की इंटीमेसी के हिसाब से डिस्टेंस तय करता है। इंटीमेट डिस्टेंस टच तक, पर्सनल डिस्टेंस लगभग आर्म्स लेंथ, सोशल डिस्टेंस और पब्लिक डिस्टेंस। जब कोई बिना अवेयरनेस इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पर अर्जेंसी, डोमिनेंस या डिसरिस्पेक्ट का संकेत देता है। रिसर्च ये भी बताती है कि हमारा दिमाग पर्सनल स्पेस का एक रफ स्केच बना लेता है। जैसे ही कोई अचानक इस बाउंड्री को तोड़ता है, शरीर में तुरंत फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट ट्रिगर हो जाता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, स्किन कंडक्टेंस बदलना या स्ट्रेस सिग्नल्स एक्टिवेट होना। यानी सामने वाले को ये इंट्रूजन तुरंत खटकने लगता है, चाहे वो इसे जाहिर करे या ना करे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, कॉलेज फेस्ट में कैजुअली बातचीत करते करते तुम लड़की के इतने पास चले जाओ कि वो सटल तरीके से पीछे हटे और तुम उसे नोटिस ही ना कर पाओ। उसी सेकंड रिस्पेक्ट फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि तुम उसकी बाउंड्रीज और कंफर्ट को समझने में फेल हो गए। इसके विपरीत, अगर तुम नेचुरली आर्म्स लेंथ की दूरी बनाए रखो, तो सामने वाला रिलैक्स्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करेगा। इसलिए अगली बार जब भी किसी से बात करो, तो रफली आर्म्स लेंथ की दूरी से शुरुआत करो। अगर सामने वाला खुद करीब आता है, तो तुम भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो सटल तरीके से पीछे हटे, तो तुम भी एक कदम पीछे हो जाओ। ये छोटा सा साइलेंट एडजस्टमेंट दिखाता है कि तुम अवेयर हो, बाउंड्रीज का सम्मान करते हो और दबाव की स्थिति में भी सेल्फ कंट्रोल रखते हो। यही सटल अवेयरनेस अट्रैक्शन को और मजबूत बनाती है। नंबर 13, ओवरयूजिंग नर्वस स्माइल्स एंड टेक्स्ट। जब कोई इंसान हर मैसेज के आखिर में हाँ हाँ जैसी चीजें डालता है, तो ये बाहर से मजाकिया लगेगा, लेकिन असल में ये अक्सर उसकी नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी दिखाता है। ये सिग्नल देता है कि वो अप्रूवल चाहता है और अपनी हर बात को वैलिडेशन के सहारे पेश कर रहा है। ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो पुरुष बहुत ज्यादा इमोजीज इस्तेमाल करते हैं, उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मैनिपुलेशन जैसी टेंडेंसीज ज्यादा होती है। वहीं महिलाएं अक्सर इमोजीज को स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करती हैं, अपनी इमेज को मैनेज करने के लिए। मतलब इमोजी सिर्फ डेकोरेशन नहीं,
बल्कि इंप्रेशन बनाने का तरीका है। और जब इनका ओवरयूज होता है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली इंसान को इनसिक्योर और वैलिडेशन हंग्री समझने लगता है। इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी बताती है कि इमोजीज का सही इस्तेमाल इमोशनल इंटेलिजेंस और हेल्दी अटैचमेंट का संकेत हो सकता है। लेकिन जब ये कंपल्सिव आदत बन जाती है, हर मैसेज में हाँ डालना, तो ये कॉन्फिडेंस की जगह इनसिक्योरिटी दिखाता है। हाँ, जवाब में कभी कभी इमोजी देना वार्मथ और पॉजिटिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ इमोजीज की बाढ़ अट्रैक्शन नहीं बनाती। एक आसान एग्जाम्पल सोचो, अगर तुम हर लाइन के बाद हाँ डालते हो तो ये प्लेफुल नहीं बल्कि नीडी लगेगा। लड़की सबकॉन्शियसली यही सोचेगी कि ये इंसान अपनी बातों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए हर वाक्य को सॉफ्टनेस के साथ पैक कर रहा है। एक्शन स्टेप: अगली बार इमोजीज या हाँ का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। जरूरी हो तो ही डालो, वरना अपनी बातों को नेचुरल रहने दो। कई बार सिंपल वर्ड्स या छोटे पॉजेज ही तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड दिखाते हैं। जब तुम्हारे वर्ड्स खुद खड़े होते हैं तो वही असली ताकत का सिग्नल होता है। नंबर 14, ओवर रिएक्टिंग विद आईब्रोज। जब कोई इंसान हर छोटी बड़ी बात पर भौहें ऊपर उठा देता है, चाहे वो बस एक साइड कमेंट हो या कोई गंभीर विषय, तो ये बाहर से भावनात्मक लग सकता है, लेकिन असल में ये सबकॉन्शियस में अप्रूवल सीकिंग और असमंजस का संकेत देता है। 2024 की एक स्टडी ने पाया कि बातचीत में न्यूट्रल आईब्रो पोजीशन रखने वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल दिखते हैं, जबकि बार बार आईब्रो रेज करना उन्हें कम भरोसेमंद और अनस्टेबल दिखा देता है। एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशल स्टडीज बताती है कि भौहें उठाना, आईब्रो फ्लैश, स्वाभाविक रूप से पहचान, आश्चर्य या कभी प्लेफुल वाइब का संकेत हो सकता है, लेकिन जब इसे जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये नेचुरल एक्सप्रेशन के बजाय नर्वसनेस या ईगरनेस टू प्लीज जैसा लगता है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बार बार की गई एग्जैजरेटेड आईब्रो मूवमेंट्स सामने वाले को आर्टिफिशियल और ओवरडन लग सकती है। सोचो, अगर तुम किसी डिस्कशन में या लड़की से बात करते वक्त हर जवाब पर भौहें उठा रहे हो, तो ये वाइब देगा कि मुझे नोटिस करो या प्लीज रिस्पॉन्ड, बजाय काम कॉन्फिडेंस के। वही अगर तुम न्यूट्रल और ग्राउंडेड एक्सप्रेशंस रखो तो तुम्हारा चेहरा स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी का संकेत देगा। एक्शन स्टेप: अगली बार बातचीत करते हुए फेशियल न्यूट्रलिटी पर भरोसा रखो। भौहें हिलना स्वाभाविक है, लेकिन हर रिएक्शन को एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं। काम और स्टेडी फेस तुम्हारी प्रेजेंस को और गहरा बनाता है। साइलेंस की तरह ही एक कंपोज्ड एक्सप्रेशन सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि तुम कंट्रोल में हो और कॉन्फिडेंट हो। नंबर 15, टैपिंग फीट और बाउंसिंग नीज। जब कोई इंसान बार बार पैर थपथपाने या घुटने हिलाने लगता है तो ये केवल एक शारीरिक हरकत नहीं होती, बल्कि ये उसके अंदर की नर्वसनेस, बेचैनी या इम्पेशंस का संकेत होती है। विलियम्सबर्ग थेरेपी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार फुट टैपिंग एंजाइटी का एक आम लक्षण है। जब तनाव या इनर टेंशन बढ़ता है तो इंसान से अनजाने में ये रेपेटिटिव मूवमेंट निकलती है। इससे न केवल वो खुद असहज महसूस करता है, बल्कि सामने वाले को भी ये वाइब देता है कि वो आराम से और कॉन्फिडेंट नहीं है। वेरी वेल माइंड जैसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेग जिगलिंग या फुट टैपिंग बॉर्डम, फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस का प्रतीक हो सकता है, और जब ये अनियंत्रित रूप से होता है तो ये सामने वालों के लिए साफ मैसेज बन जाता है, ये इंसान अनस्टेबल है, खुद को शांत नहीं रख पा रहा। ऐसी माइक्रो मूवमेंट्स सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देती है कि इंसान अंदर से ग्राउंडेड नहीं है। अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट वहीं से घटने लगती है, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंस की नींव पर खड़े होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, अगर तुम डिनर पर बैठे हो, बातचीत स्मूथ चल रही है, लेकिन तुम्हारे पैर लगातार थरथरा रहे हैं या घुटना हिल रहा है, लड़की को तुरंत लगेगा कि तुम या तो नर्वस हो या पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो। इससे तुम्हारी प्रेजेंस टूट जाती है और वाइब कमजोर हो जाती है। एक्शन स्टेप: जब भी अंदर बेचैनी महसूस हो तो उस रेस्टलेस एनर्जी को डीप ब्रेथ्स में बदलो।
धीरे धीरे सांस लेकर खुद को काम करो और पैरों को स्थिर रखो। इस सटल सेल्फ कंट्रोल से तुम्हारी प्रेजेंस और भी गहरी लगेगी। याद रखो, कॉन्फिडेंस अक्सर साइलेंस और स्टिलनेस में झलकता है, न कि फालतू मूवमेंट्स में। नंबर 16, अबैंडनिंग सटलिटी, दी प्रैटफॉल मिसयूज। जब इंसान से कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो वो उसे और इंसानियत भरा और रिलेटेबल बना देती है। यही बात एलियट एरोनसन के मशहूर प्रैटफॉल इफेक्ट में सामने आई थी। अगर कोई बेहद कैपेबल और कॉम्पिटेंट इंसान हल्की सी गलती करता है तो लोग उससे और भी ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर वही गलती कोई एवरेज इंसान करता है तो लोग उसे और भी कम पसंद करने लगते हैं। यानी चार्म गलती से नहीं, बल्कि उस क्रेडिबिलिटी से आता है जो पहले से बनी होती है। समस्या तब होती है जब लोग इस सटल चार्म को जानबूझकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कई लड़के छोटी उपलब्धियों को गलती के पर्दे में छुपाते हैं या फिर बड़ी गलती को एग्जैजरेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना रील हूं, लेकिन ये एक्ट नकली लगता है। ऑथेंटिसिटी तुरंत गायब हो जाती है। लड़कियां आसानी से समझ जाती है कि कौन जेन्युइनली इंसानियत दिखा रहा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। सोचो, अगर तुम जानबूझकर फोन गिरा दो ताकि लगे कि ये तो बहुत रील और इंसानियत भरा इंसान है, तो ये कैलकुलेशन नजर आएगी। सामने वाले को साफ दिखेगा कि ये परफॉर्मेंस है, सिंसेरिटी नहीं, और रिस्पेक्ट बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। एक्शन स्टेप, अगर सच में कभी कोई गलती हो जाए, जैसे ठोकर लग जाए या हाथ से कुछ गिर जाए, तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। ज्यादा हंसी मजाक या ओवर रिएक्शन मत करो। शांत और ग्राउंडेड रहो और उसे नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। याद रखो, गलती तब चार्म बनती है जब वो नेचुरली हो, ना कि डेलिब्रेटली एक्ट की तरह। असली प्रेजेंस कैलकुलेशन से नहीं, बल्कि सिंसेरिटी और कामनेस से बनती है। नंबर 17, नॉन वर्बल लीकेज। व्हेन योर बॉडी स्पीक्स मोर देन यू डू। जब इंसान के शब्द और उसका शरीर एक जैसी वाइब नहीं देते तो इसे नॉन वर्बल लीकेज कहा जाता है। जैसे कोई कहे मैं पूरी तरह चिल हूं, लेकिन उसके पैर लगातार थरथरा रहे हों, हाथ बेचैन हो या आंखें इधर उधर घूम रही हों, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली समझ लेगा कि वो काम नहीं है। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन और अन्य रिसर्चर्स के मुताबिक लोग शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करते हैं, इसलिए ऐसे मिसमैच क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जब इंसान एंजाइटी में होता है तो उसका शरीर अनजाने में कई माइक्रो सिग्नल्स देता है। हाथ की हल्की हरकतें, आंखों की बेचैनी, मुंह या टोर्सों का सटल मूवमेंट, ये जेस्चर्स रिहर्सल या कॉन्शियस एफर्ट से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये सीधे सबकॉन्शियस से निकलते हैं। यही वजह है कि सामने वाला इंसान अक्सर असली इमोशनल स्टेट को पकड़ लेता है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो उसे छुपाने की। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो, अगर तुम डेट पर हो और आत्मविश्वास से कह रहे हो मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूं, लेकिन साथ ही तुम्हारे घुटने लगातार हिल रहे हैं और हाथ अनियंत्रित हरकत कर रहे हैं, तो लड़की सबकॉन्शियसली यही समझेगी कि तुम नर्वस हो। इस मिसमैच से डाउट और डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है और रिस्पेक्ट तुरंत गिरने लगती है। इसलिए अगली बार जब दबाव महसूस हो तो केवल अपने शब्दों पर ध्यान देने के बजाय बॉडी को भी स्कैन करो। हाथों को स्थिर रखो, पैरों को शांत रखो और सांसों को गहरा और स्टेडी रखो। असली अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट वहीं से आती है जहां शब्द और बॉडी लैंग्वेज एक ही आवाज में बोलते हैं, काम, कंपोज्ड और ऑथेंटिक। नंबर 18, ओवर टॉकिंग। जब इंसान बातचीत में इतना बोलने लगे कि साइलेंस की जगह ही न बचे और पूरी बातचीत एक तरफा हो जाए, तो ये सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं बल्कि एक पैटर्न है जिसे टॉकहोलिज्म या कंपल्सिव ओवर टॉकिंग कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट सिडनी जरर्ड ने इसे इररिस्पॉन्सिबल सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस नाम दिया, जहां इंसान इतनी तेजी और लगातार बोलता है कि अपनी और दूसरों की बारी का संतुलन खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन रिसर्च ने तो इसे मेजर करने के लिए टॉकहोलिक स्केल TS
तक विकसित की है, जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितनी कंपल्सिव तरीके से बोलता है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये सिर्फ एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल वायरिंग जैसी चीज है जिसे बस एक दिन में रोक पाना आसान नहीं। ओवर टॉकिंग अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप्स पर भारी असर डालता है, और जब इंसान बिना रुके बोलता है तो ये सबकॉन्शियस लेवल पर यह सिग्नल देता है कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस और इंपल्स कंट्रोल की कमी है, जबकि असली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन वही बनती है जहां इंसान सुनना जानता है और अपनी बातों को वजनदार बनाने के लिए साइलेंस और पॉजेस का इस्तेमाल करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम कॉलेज ग्रुप डिस्कशन या डेट पर हो और हर वाक्य में एड ऑन करते जाओ, तो सामने वाला तुम्हें सुनने से ज्यादा बस राहत महसूस करेगा जब तुम रुकोगे। ये कंटिन्यूअस मोनोलॉग तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि अपनी जगह नहीं छोड़ रहा वाइब वाला बना देगा। एक्शन स्टेप, आज से पॉज की प्रैक्टिस शुरू करो। बोलने से पहले 2 गहरी सांस लो, सुनने के लिए जगह छोड़ो और कभी कभी खुद से पूछो, क्या अब उनकी बारी है? साइलेंस को दुश्मन नहीं, दोस्त मानो। कम बोलो, लेकिन हर शब्द को वजनदार बनाओ। यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हें और क्रेडिबल और आकर्षक बनाता है। नंबर 19, दी mere एक्सपोजर ओवरकिल। जब कोई इंसान ये भूल जाता है कि बार बार सामने आने से हमेशा अट्रैक्शन नहीं बढ़ती, तो वो mere एक्सपोजर इफेक्ट के ट्रैप में फंस जाता है। सोशल साइकोलॉजी के स्टडीज बताती है कि शुरू में रिपीटेड एक्सपोजर लगभग 10-20 बार तक लाइकिंग को बढ़ाता है, क्योंकि फैमिलियरिटी कंफर्ट देती है। लेकिन इसके बाद वही एक्सपोजर धीरे धीरे फैमिलियरिटी फटीग में बदलने लगता है। इस स्थिति में एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी खत्म हो जाती है और अट्रैक्शन घटने लगता है। रिपोर्ट्स जैसे brides.com ये भी बताती है कि अट्रैक्शन केवल फिजिकल ट्रेट्स या पर्सनैलिटी से नहीं बनता, बल्कि फैमिलियरिटी का भी बड़ा रोल होता है। हाँ, लेकिन ये फैमिलियरिटी तभी काम करती है जब वो बैलेंस्ड हो। बहुत ज्यादा करीबपन या बार बार दिखना कंफर्ट को इरिटेशन और बोर्डम में बदल सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम हर दिन उसी लड़की से दिन में 2 बार बात करते हो, हर कॉम्प्लीमेंट और हर मजाक बार बार दोहराते हो, तो शुरू में जो फैसिनेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वही जोक्स और वही बातें प्रेडिक्टेबिलिटी बना देंगी और अट्रैक्शन फेड होने लगेगा। यही ओवर फेमिलियरिटी का ट्रैप है। एक्शन स्टेप, एक्सपोजर जरूरी है, लेकिन वाइजली। थोड़ा मिस्ट्री और स्पेस बनाए रखो। कभी साइलेंस आने दो, कभी डिस्टेंस रहने दो, ताकि नॉवेल्टी और फ्रेशनेस बनी रहे। फेमिलियर होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि प्रेडिक्टेबिलिटी से ही वाइब डल पड़ जाए। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन वही ग्रो करते हैं जहां प्रेजेंस और मिस्ट्री दोनों का बैलेंस हो। नंबर 20, एक्सप्रेसिव सप्रेशन। जब इंसान अपनी भावनाओं को चेहरे पर छुपाने लगता है, न मुस्कान दिखती है, न सिर हिलता है, न कोई छोटा सा रिएक्शन आता है, तो बाहर से ये शांत और कंपोज्ड लग सकता है, लेकिन अंदर ये इमोशनल सप्रेशन का संकेत होता है। एक्सप्रेसिव सप्रेशन का मतलब है कि इंसान जानबूझकर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस रोक लेता है ताकि दूसरों को उसकी असली फीलिंग्स न दिखें। रिसर्च बताती है कि ये कंट्रोल का इल्यूजन है। जब कोई इंसान खुशी, दर्द या उत्साह जैसी भावनाओं को दबाता है, तो वही भावनाएं बाद में और ज्यादा भारी होकर लौटती है। ये सप्रेशन अंदर की भावनाओं को जमा कर देता है, जैसे कांच का गिलास भरता जाए और एक दिन दरार पड़ जाए। साथ ही कल्चरल कंडीशनिंग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। खासकर पुरुषों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है। यही वजह है कि एक्सप्रेसिव सप्रेशन एक जेंडर कोडेड हैबिट बन जाती है। लेकिन लड़कियां इस फसाड को बहुत आसानी से पकड़ लेती है। वे सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि सामने वाला आदमी अंदर कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन सरफेस पर कुछ और दिखा रहा है। यही मिसमैच धीरे धीरे रिस्पेक्ट और कनेक्शन दोनों को कमजोर कर देता है, क्योंकि असली इंसानियत और ट्रस्ट हमेशा इमोशनल ट्रांसपेरेंसी पर टिकी होती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो
और अंदर से एक्साइटेड हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आंखों में चमक नहीं है और जेस्चर्स भी फ्लैट हैं, तो लड़की सबकॉन्शियसली यही सोचेगी, ये बोल तो रहा है पर वाइब में ऑनेस्टी नहीं है। यही वो जगह है जहां अट्रैक्शन फेड हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंस और इमोशन दोनों गायब हो जाते हैं। एक्शन स्टेप: अगली बार जब कोई इमोशन आए, चाहे खुशी हो, उत्साह हो या थोड़ी उदासी, तो उसे चेहरे तक आने दो। हल्की मुस्कान को जगह दो, आंखों में स्पार्क आने दो और जेस्चर्स में थोड़ी ऑथेंटिसिटी आने दो। असली स्ट्रेंथ ये नहीं है कि तुम सब कुछ दबाकर शांत दिखो, बल्कि यह है कि तुम खुद के सामने इमोशनली ऑनेस्ट रहो। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन वहीं से बनती है जहां प्रेजेंस सिर्फ काम नहीं बल्कि इमोशनली अलाइव भी होती है। तो भाई, अब तुझे साफ समझ आ गया होगा कि लड़कियों को इंप्रेस करना सिर्फ जिम की बॉडी, ब्रांडेड जूते या फ्लैशी दिखावे से नहीं होता। अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट उन माइक्रो बिहेवियर्स से बनते हैं जो तू रोजमर्रा में करता है। तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी प्रेजेंस और वो सटल सिग्नल्स जो बिना बोले भी सब कुछ कह देते हैं। छोटी सी हरकत जैसे बार बार माफी मांगना, अनचाही हंसी छोड़ना या हर वक्त वैलिडेशन ढूंढना तेरी पूरी इमेज गिरा सकती है। और वहीं काम रहना, सही जगह साइलेंस अपनाना, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना और इमोशंस को ईमानदारी से दिखाना, ये सब तुझे इंस्टेंटली अलग खड़ा कर देते हैं। याद रख, रिस्पेक्ट कभी मांगकर नहीं मिलती, वो खुद ब खुद आती है जब तू अपने अंदर ग्राउंडेड और ऑथेंटिक होता है। अट्रैक्शन भी किसी ट्रिक से नहीं, बल्कि उस वाइब से पैदा होती है जो तू अपने कॉन्डक्ट से भेजता है। अब बारी तेरी है, इन बिहेवियर्स को पकड़ और धीरे धीरे अपनी लाइफ में बदल। नेक्स्ट बार जब तू किसी लड़की या ग्रुप के सामने खड़ा होगा, तो तू खुद नोटिस करेगा कि छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स तेरी पूरी प्रेजेंस को कितना पावरफुल बना देती है।